स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम इसके पहले भी कुछ चैप्टर्स में क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम यहाँ पर और डिटेल्स में क्लास ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को, साथ ही साथ कुछ और प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जितना भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी राइटिंग, टेस्टिंग करना, डीबग करना, मेंटेनेंस करना, ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। हम ये जान रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब है किसी ना किसी ऐप को या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमें ये बताती है कि हम इसी का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी न किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर जो जो हमें फंक्शन चाहिए उसके लिए कोड राइट करते हैं। जब एक बार एक एप्लीकेशन बन जाती है तब हम उसे टेस्ट करते हैं, उसे चेक करते हैं कि जो हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन करी है, जिस पर्पस को लेकर हमने एप्लीकेशन बनाई है, वो पर्पस पे वर्क कर रही है कि नहीं। अगर उसमें कोई एरर होती है तो हम उसे सॉल्व करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीबगिंग। इसके बाद में जब एक बार सॉफ्टवेयर बन के मार्केट में सभी को सेल हो जाता है, तो उसके सेल होने के बाद हम उसका मेंटेनेंस भी रखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब है किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन को पहले डिज़ाइन करना, उसके लिए कोड लिखना, बाद में टेस्ट करना, और प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करते हुए उसे प्रॉपर वर्क करने की पोजीशन में रखना, अर्थात मेंटेन करना। ठीक है, तो ये सब वर्क जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आता है। और इस कोड को लिखने के लिए जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस ऐप को बनाने के लिए जिस हम कोड का यूज़ करते हैं उस कोड को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिस आपने एप्लीकेशन तो डिज़ाइन करी, लेकिन आप जब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपने इस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में लिखा है, उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और दूसरी जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ। अगर प्रोग्रामिंग की जाती है तो दो टाइप से की जाती है। एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करना और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना। प्रोसीजर, वैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ तो आप भी जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे हमने देखा था सी प्लस, जावा, HTML, ये कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग को करने के बेसिकली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट जो बोला मैंने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और सेकंड जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है। अगर हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है, मतलब जैसे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप हो, उससे उतना बड़ा सॉफ्टवेयर भी बनाना है, तो हमें यहाँ पर एक बटन के लिए लगभग, उसमें काम करने वाले एक बटन या एक फंक्शन के लिए लगभग एक पेज बराबर कोड लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि हम अपने फेसबुक में 10 फंक्शन देते तो 10 पेज हो गए, और अगर फेसबुक में टोटल हमारे पास 50 से 60 फंक्शन है लगभग, तो 50-60 फंक्शन के लिए हमें 50 से 60 पेजेस को मेंटेन करना होगा। तो इतने सारे कोड को मैनेज करना, हमें ध्यान रखना कि किस बटन का क्या कोड है, कहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। जब हमें बहुत सारे डेटा के साथ डील करनी होती है तो ये टास्क और भी टफ होते जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को दो टाइप में बांटा कि हम उसको प्रोग्रामिंग, मतलब जो हम कोड लिख रहे हैं, इस 50-60 के पेज के कोड को हम कैसे मैनेज करें। हम लोग एक्चुअली में ये सीख रहे हैं कि हमें जब 50-60 पेज का कोड मेंटेन करना है, उसमें याद रखना कि किस पेज का क्या फंक्शन है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग के लिए हमने कुछ एक्ट निकाले जिससे कि हम इसको थोड़ा इजी कर पाएँ। तो फर्स्ट जो फंडा और जो प्रोसीजर थी वो थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इस अप्रोच में क्या किया गया, जो प्रोग्रामिंग टास्क था उसको हमने छोटे छोटे स्मॉल एंड मैनेजेबल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करा। क्या करा हमने, एक प्रोग्राम, मान लीजिए एक वो 10 पेज का प्रोग्राम है, तो हमने उसको एक पेज में भी 2 साइड बना दिए कि ये पेज में ऊपर वाला हेडर साइड है, ये हमारा फुटर साइड है, ये बॉडी में हमारा सर्च का बटन है, ये बॉडी के अंदर हमारा मतलब जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसके हम बॉडी बोलते हैं। तो प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम में सर्च का बटन का काम है, ये वाला जो है लाइक के बटन का काम है, ये वाला जो है कमेंट के बटन का काम है, ये शेयर के
बटन का काम है। तो ऐसे हमने एक एक पेज के लिए एक एक ब्लॉक बना दिए, उस ब्लॉक को ही हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। तो जब बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ डील करनी होती तो हम उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और वो पार्ट ही हमारे क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल कहलाते हैं। मॉड्यूल या प्रोसीजर हम उसी को कहते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप था, फर्स्ट जो हमने स्ट्रक्चर बनाया एक बड़े से प्रोग्राम को हैंडल करने का, उसे हम बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में ब्लॉक करते हैं, टास्क में ब्लॉक करते हैं, तोड़ते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट को हम अलग अलग मैनेज करते हैं। इसको जो सपोर्ट करने वाली लैंग्वेजेस थी उनमें आती है हमारी कोबोल, इसके अलावा सी लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, ये सारी हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी सेम ही अप्रोच को यूज़ किया गया। इन दिस अप्रोच में प्रोग्राम बेस्ड ब्रोकन, मतलब जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्रामिंग टास्क को हम क्या करेंगे, ब्रोक कर देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन इस बार हम प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट के पार्ट में बनाएंगे। जैसा कि हमने अभी इसके पहले देखा था कि जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो, मान लीजिए मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम में लिखा हुआ था ह्यूमन। अब ये ह्यूमन प्रोग्राम मैंने एक क्लास बनाई, ये है क्लास ह्यूमन नाम से। अब इस क्लास ह्यूमन के अंदर मैं इसके ऑब्जेक्ट बना लूँगी। जैसे कोई पर्सन आएगा, मान लीजिए ह्यूमन में हमारे पास, या मान लीजिए हम इस क्लास को बना लेते गर्ल मैंने क्लास बनाई गर्ल। अब जैसे ही कोई गर्ल का बर्थ होता है, मतलब कोई भी लड़की जन्म लेती तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए नाम से कोई गर्ल है तो हमने ए लिख दिया, ऑब्जेक्ट ए। फिर इसके बाद कोई गर्ल आई, उसका हमने नाम लिखा ऑब्जेक्ट बी। क्योंकि सारी गर्ल्स के पास सेम क्वालिटी होगी, सेम फीचर्स होंगे, उनके जो फंक्शनैलिटी होगी, उनका बिहेवियर होगा, फंक्शनैलिटी होगी, उन्हीं के भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होगा, सेम फीचर्स होते हैं सारी गर्ल्स के। तो गर्ल्स के पास कुछ प्रॉपर्टी सेम होगी, तो हमने जैसे जैसे गर्ल्स आती गई उसके ऑब्जेक्ट बना दिए गए। मतलब मैंने कोड एक बार लिखा और उसके ऑब्जेक्ट बना के मैं उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर पा रही हूँ। तो मैं इसे क्या बोलूँगी, ये जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक बार क्लास बनाते हो और एक ही क्लास के आप मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो इससे आपका बेनिफिट हो जाता है कि आपको ज़्यादा कोड मैनेज नहीं करना पड़ता, एक ही ऑब्जेक्ट का आप रीयूज़ कर पाते हो, उसी ऑब्जेक्ट को, उसी कोड को आप रीयूज़ कर पाते हो। एक बार आप लिखते हो और उसको मल्टी टाइम में यूज़ करते हो। तो यही डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इसके साथ ही हम फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। पहला फीचर है एम्फेसाइज इज ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स जो लिखा है यहाँ पे OOP, इसका पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स का मेन बेनिफिट ही यही है कि हम इसमें प्रोसीजर के ऊपर ध्यान देने की वजह किस पे ध्यान देते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाकर अपने कोड को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट बेनिफिट है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट हैंडल करना होते हैं, ना कि प्रोसीजर्स हैंडल करनी होती है। सेकेंड, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। प्रोग्राम को आपने डिवाइड किस में किया, ऑब्जेक्ट्स में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइंड सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। डेटा को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो कैरेक्टराइज कर सके जितने भी प्रेजेंट ऑब्जेक्ट हैं उन्हें। इसके बाद में फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर। जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे एक प्रोग्राम के, वो सभी एक साथ एक ही वर्क में फंक्शन करते हैं। डेटा इज डिजाइंड सो दैट इट कैन नॉट बी एक्सेड बाय द एक्सटर्नल फंक्शन। जितना भी डेटा है, हमने बोला कि एक क्लास बनाई थी जो हमने गर्ल नाम से, इस गर्ल नाम की क्लास में जो भी डेटा है उस पूरे डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और जैसे गर्ल फर्स्ट हुई तो ऑब्जेक्ट ए बनाया, गर्ल बी हुई तो मैंने ऑब्जेक्ट बी बनाया। तो ये पूरा की पूरा जो भी डेटा है वो एक ही ऑब्जेक्ट के पास हिडन होता है, तो ये आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा। इट मीन्स कि सिक्योरिटी पर्पस जो होता है वो हमारा सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते, कोई और उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर 2 ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की, तो ऑब्जेक्ट ए और बी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एक दूसरे से डेटा शेयरिंग कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी एडेड ईजिली वेन एवर नेसेसरी। देखिए,
सेम क्लास है, अगर कोई नया फीचर आता है कि गर्ल्स में कोई नया फीचर आया है तो आप ये जो कोड लिखा था इसी में एक लाइन और ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमें उसी कोड के अंदर रीयूज़ करते हुए उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट जो फंक्शन है उनको ऐड करने में इजी होता है। मतलब एडिंग ऑफ न्यू फंक्शन इज़ इजी टास्क फॉर प्रोग्रामिंग, फॉर उप्स प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसके बाद में एम्प्लॉयज़ बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन। मतलब कभी हमें नीचे जो ये लाइन लिखी है हमने, इतनी सारी क्लास में लाइन लिखी है, इसमें से कभी मुझे जो नीचे लाइन में लिखा डेटा उसकी रिक्वायरमेंट हो, कभी ऊपर लिखा डेटा उसकी रिक्वायरमेंट, कभी सेंटर वाले डेटा की रिक्वायरमेंट हो, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्सेस बॉटम और टॉप डेटा। तो ये सारे फीचर्स हमें उप्स प्रोग्रामिंग ने दिए। बेसिकली अगर मैं बात करूँ उप्स प्रोग्रामिंग ने हमें क्या क्या फैसिलिटी दी, उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन और मेन फैसिलिटी ये होती है कि आप प्रोग्राम को रीयूज़ कर पाते हो। आपको जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उसके हिसाब से बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक बार क्लास बनाएं और उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंगल क्लास का हम रीयूज़ कर पा रहे हैं, और जब हम कोड का रीयूज़ करते हैं तो हमारा टाइम बचता है, हमारे पास मेमोरी बचती है, साथ ही साथ जितना हैंग होने की प्रॉब्लम या जितना कोड को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है वो सारी सॉल्व हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज आपको यही लिखना है कि ये जो है ये कोड को रीयूज़ करता है, जिससे कि टाइम का और स्पेस का साथ ही साथ स्पीड का, तीनों के तीनों बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, स्पीड, टाइम और स्पेस। ठीक है, ये तीनों का बेनिफिट हमें मिल जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है ऑब्जेक्ट, देन है क्लास। मैं आपको पहले स्टडी करवा चुकी हूँ कि एक क्लास होती है ए या बी, जो भी आप नाम देना चाहें। इस क्लास के हम कहीं सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और क्लास एक्चुअली में क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है। ये ब्लूप्रिंट हमें बताती है कि जितने भी इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये एक क्लास ब्लूप्रिंट होती है। जैसे कि आपकी बुक में आपकी एक ब्लूप्रिंट आती है कि आपको इस साल किस सिलेबस में आपको कवर करना है और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बनेंगे। तो ब्लूप्रिंट हमें एक बेसिक आइडिया दे देती है और बेसिक हेल्प्स देती है, जो सभी के पास कॉमन फीचर होते हैं उसे ये अपने अंदर इन्वॉल्व करके रखती है, अपने अंदर हिडन करके रखती है। तो क्लास होती है और उसके हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने बोला एक क्लास मैंने बनाई, उस क्लास का नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लास बनाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए एक स्कूल में मान लीजिए कहीं सारे स्टूडेंट, सभी को अपना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना होगा, तो हम एक एक बच्चे के लिए बार बार अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो नहीं बना सकते हैं। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, एक ही बार क्लास बनाए और इसके अंदर जैसे कोई एक स्टूडेंट आया तो ऑब्जेक्ट 1 बन गया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1। फिर दूसरा स्टूडेंट एडमिशन लेने आया तो मैं बनाऊंगी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट नंबर 2। तो इस तरीके से जितने जितने स्टूडेंट आते जाएंगे हम उतने सारे ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे। तो क्लास और ऑब्जेक्ट हम प्रीवियस क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी होता है किसी एब्स्ट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को छुपा के रखना, एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है खाली। देखिए मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे एक क्लास को बनाते हैं, क्लास है हमारी कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम है कैलकुलेटर, ठीक है। अब कैलकुलेटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसका काम होता है ऐड करना। मैंने ऐड लिखा, मेथड बना दी ऐड, या फंक्शन ऐड बोल सकते हैं इसको। फिर मैंने बोला कि ये मल्टीप्लाई करता है, MUL करके मैंने फंक्शन डिफाइन किया मल्टीप्लाई। इसके बाद में मैंने आगे लिखा ये क्या और करता है, डिवीज़न करता है। फिर उसके बाद मैंने देखा ये सब्ट्रैक्शन करता है। मैंने यहाँ पर बेसिक 4 फंक्शन डिफाइन कर दिए कि कैलकुलेटर क्या करता है, 1 2 3 4, ये 4 फंक्शन डिफाइन कर दिए।
लेकिन ये नहीं बताया कि ऐड कैसे करता है, ये भी नहीं बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करता है। सिर्फ बता दिया कि क्या क्या काम करता है, लेकिन ये काम कैसे करता है यहाँ पे मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगी। इसकी डिटेल्स में आगे दूसरे किसी क्लास में डिफ़ाइन करूँगी। तो जब आप इस तरीके से कोई क्लास बनाते हैं जिसमें सिर्फ आप मेथड्स के नाम डिफ़ाइन करते हैं, मेथड्स के डिटेल्स में सिर्फ उनका नेम बताते हैं, उनकी वर्किंग क्या होगी, उनकी प्रोसेस क्या होगी, आप वो दूसरी क्लास में बताते हैं, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। यहाँ हम उसे इस तरीके से दिए गए डेटा को हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन कि ऐड फंक्शन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसके लिए हम नई क्लास बना सकते हैं। ये जो क्लास थी इसका नाम था क्लास कैलकुलेटर। मैंने एक और क्लास बनाई क्लास मेन क्लास बना दी। अब इस मेन क्लास के अंदर मैं डिफाइन करूँगी ऐड जो फंक्शन है उसका काम है a+b करना, c = a+b करना। तो इसकी जो डिटेल्स थी जो मैंने अभी आपको दी कि a का काम है a+b करना, ये मैंने कैलकुलेटर क्लास में नहीं बताया, ये मैंने मेन क्लास में बताया। तो जो कैलकुलेटर क्लास थी वो क्लास कौन सी हो गई, वो हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में किसी की भी फंक्शनलिटी के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ ये बताया जाता है कि उसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कौन कौन से होंगे, इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी वो बताएंगे, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि फैसिलिटी में कैसे फैसिलिटी दी जा रही है। तो जो कैसे वाला क्वेश्चन है नहीं बताया उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लियर होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा इनकैप्सुलेशन कैसे कहते हैं, जैसे आपने देखा जनरल लाइफ में आपके पास होता है कैप्सूल, कैप्सूल में ऊपर कुछ मटेरियल फिल होता है और नीचे कुछ मटेरियल फिल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने कैप्सूल देखा हुआ है कि कैप्सूल में डेटा होता है, इसी कंसेप्ट पे बनाए इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है पूरे डेटा को, जितना भी डेटा है उन सभी को एक ही क्लास में बना के रखना। जितना भी हमारा डेटा है उस पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में डिफाइन करेंगे। चाहे वो ऐड फंक्शन हो तो इसका क्या काम होगा उसको भी हम यही बताएंगे। मल्टीप्लाई क्लास फंक्शन हो तो मल्टीप्लाई क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसको भी यहीं डिफाइन करेंगे। तो सारे फंक्शन और उनकी फंक्शनल डिटेल सभी हम एक ही क्लास में डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या करता है, पूरे डेटा को इनकैप्सुलेट करके रखता है, पूरे डेटा को एक ही क्लास में बाइंडिंग करने का काम करता है। और जबकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ मेथड्स के नाम बताता है, उनका काम क्या है वो वहाँ पे डिफाइन नहीं करता, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर। इसके बाद में ये सारे कंसेप्ट आपके लिए न्यू है, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, लेकिन ये सारे फंक्शन आपकी क्लास से रिलेटेड हैं। आप इनको जब रीड करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है पूरे डेटा को बाइंडिंग करके रखना, जितना भी डेटा है, जितना भी फंक्शन है उसको रैपिंग अप करना। रैपिंग जैसे रेपर होता है, रेपर आपने चॉकलेट के ऊपर रेपर देखा है, उस रेपर वो रेपर क्या करता है, पूरे डेटा को एक ही उसमें जितना भी हमारे पास चॉकलेट का मटेरियल है पूरे को एक ही में इकट्ठा करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है। तो ऐसे ही सेम टू सेम हमारा ये इनकैप्सुलेशन होता है जो पूरे डेटा को रैपिंग अप करने का काम करता है। रैपिंग अप करना का मतलब इन सभी को इकट्ठा करके रखना। तो इनकैप्सुलेशन का काम होता है रैपिंग अप द डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। जबकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर, बाकी सारे फीचर्स को हाइड रखेगा, सिर्फ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा एसेंशियल है उन्हीं फीचर को दिखाने का काम करेगा। क्लियर। देन है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि हमने देखा अभी जनरल लाइफ में क्या होता है, दादाजी होते हैं, दादाजी की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके बेटे में होती है, और उनके कुछ प्रॉपर्टी मतलब कि उनका बिहेवियर, उनकी शक्ल, उनका फेस जो होता है वो उनके कुछ बच्चों का उनके पापा जी से मिलता है। और फिर जब इन पापा जी के भी बच्चे होते हैं तो इन पापा जी के चिल्ड्रंस का भी जो फेस और जो स्टाइल होता है वो उनके पेरेंट्स के जैसा होता है। मतलब हमारा जो फेस है वो कहीं ना कहीं हमारे दादाजी, और दादाजी का फेस उनके भी दादाजी से मिलता होता है। हमारे अंदर कुछ हरकतें, कुछ स्टाइल ऐसी होती है जो हमारे पापा जी के जैसी होती है, और हमारे पापा जी के अंदर कुछ स्टाइल ऐसी होती है जो उनके भी पापा जी के जैसे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो फीचर्स है, हमारे जो फंक्शंस है, वो हमारी अपर क्लास, मैं इसको बोल सकती हूँ ये कौन सी क्लास हो गई, ये हो गई सब क्लास। जो नीचे वाली क्लास है वो सब क्लास होगी, और जो ऊपर वाली क्लास है हम इसको बोलेंगे सुपर क्लास। ठीक है। तो जब हम सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं या
तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेट करना मतलब अपने अंदर लेकर आगे आना। इन मतलब अंदर, इनहेरिटेट करना मतलब ऊपर जो सुपर क्लास है उनकी प्रॉपर्टी को जब सब क्लास में यूज़ किया जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास। एक ऑब्जेक्ट जो दूसरी क्लास का है वो पहली क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। मतलब इस तरीके से जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं तो हम उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक तीनों को मैं एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ कि तीनों कंसेप्ट क्या आते हैं। इनकैप्सुलेशन, यानी आप कैप्सूल को माइंड में याद रखेंगे। कैप्सूल मतलब जितना भी डेटा है, जितने भी फंक्शन है, उन सभी को एक ही क्लास के अंदर, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर रैपिंग करना, मतलब उसको संभाल के रखना, वो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जबकि मैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करूँगी तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब कुछ चीज़ों को छुपाना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ चीज़ों को छुपाना। तो ये क्या करेगा, कुछ चीज़ों को ही बताएगा जो कि इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट फीचर है, सिर्फ वही बताएगा। इम्पॉर्टेंट फीचर क्या बताता है, कैलकुलेटर में बताता है प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये नहीं बताता कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, प्लस कैसे हो रहा है। तो सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने का काम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, थर्ड मैंने बोला इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि जब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को और पेरेंट को एक्सेस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। जब चाइल्ड क्लास यानी नीचे वाली क्लास क्या करती है, अपनी पेरेंट क्लास यानी ऊपर वाली क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जैसा आपने देखा, पहला जो वर्ड है पॉलीथीन, आप जानते हैं पॉली, तो पॉलीथीन का मतलब होता है जो बहुत सारे बारीक बारीक कणों से, बारीक बारीक जो हमारे एटम्स होते हैं इनसे मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म भी उसी से मिलकर, उसी को कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक सेम नाम, इसका नाम भी वही है, इस क्लास का नाम ए है तो नीचे वाली क्लास का नाम भी क्या होगा, ए ही होगा। तो जब नाम सेम होते हैं लेकिन दोनों के काम अलग अलग होते हैं, इस क्लास का काम क्या है, प्लस करना, लेकिन इस क्लास का काम है माइनस करना। तो जब किसी के नाम पॉली जैसे होते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके जो काम होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सेम नेम विद डिफरेंट फंक्शनलिटी। क्या बोला मैंने, आप इसको भले ही नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम नेम विथ डिफरेंट फंक्शनलिटी, मतलब नाम एक जैसे पर काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर 4 कंसेप्ट समझ में आए हैं, और इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 कंसेप्ट को क्लियर किया था, ऑब्जेक्ट और क्लास। ठीक है, आप इसको अच्छे से स्टडी करो, फिर हम इसके आगे जो डायनेमिक बाइंडिंग है और मैसेज बाइंडिंग है उसको कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।